हेलो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आपको डिस्प्ले दिख रहा है? प्लीज हैंड राइज सो दैट वी कैन स्टार्ट अवर लेक्चर। यस दीपेश एंड ओके, so let we will start। कल हम लोगों ने प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे, वहीं से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। तो आज हम देखेंगे व्यू ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसका शॉर्ट फॉर्म OOP होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मोटिवेशन बिहाइंड दिस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो मोटिवेशन इसमें हमें क्या मिलता है? एक्चुअली इन द प्रोसीजर ओरिएंटेड अप्रोच जो हमने पिछले बार देखा था, उसमें डेटा फ्लो के ऊपर बात किया था। तो डेटा फ्लो यानी कि डेटा का जो फ्लो है प्रोग्राम में बहुत ही फ्रीली अराउंड द सिस्टम होता है। तो ये बात को हमें माइंड में रखना है कि प्रोसीजर ओरिएंटेड अप्रोच में डेटा फ्लो फ्रीली अराउंड द सिस्टम होता है एंड easily can modify from outside the function। तो ये दो इम्पोर्टेंट थॉट हमें मोटिवेट करते हैं कि हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में शिफ्ट होना चाहिए, है ना। सबके माइंड में ये आता है कि हम क्यों ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़े। ऑल्दो there are very beautiful concept in the procedure oriented programming। तो यहाँ पे आपको ये समझना है और ये माइंड में क्लियर रखना है कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्यों पढ़ रहे हैं। तो इससे हमें पता चल रहा है कि प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो कि डेटा जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। देखिए प्रोग्राम में दो टर्म्स होते हैं, एक होता है that is algorithm यानी set of instruction, that is the logic, जिससे कि हम given task को अपने required result के लिए बनाते हैं। तो ये हमें क्लियर है एल्गोरिथम क्या होता है। एल्गोरिथम के अंदर में set of instruction जो कि आप अपने टास्क को सॉल्व करने के लिए और डिजायर रिजल्ट को लाने के लिए एल्गोरिथम बनाते हैं। एल्गोरिथम को ही हम लॉजिक बोलते हैं, एल्गोरिथम को ही हम प्रोग्राम बोलते हैं। तो एल्गोरिथम के साथ सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज जुड़ी रहती है, दैट इज नोन एज ए डेटा। तो जब हम एल्गोरिथम प्लस डेटा करेंगे तो हमारा प्रोग्राम कंप्लीट बनता है। तो यहाँ पे एक चीज हमें माइंड करना है कि प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बहुत अच्छा होने के बावजूद उसमें कुछ डिफिकल्टीज होती हैं। और सबसे बड़ी डिफिकल्टी क्या है कि डेटा का फ्लो। डेटा का जो फ्लो होता है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, उसके अंदर किसी का भी कंट्रोल नहीं होता है। इसका मतलब कि डेटा फ्लो फ्रीली अराउंड द सिस्टम होता है। साथ में जैसे डेटा फ्लो इजीली होता है तो उससे हमें दिक्कत क्या हो सकती है? सबसे बड़ी दिक्कत ये होगी कि इजीली कैन मॉडिफाई फ्रॉम आउटसाइड फंक्शन। हमारा ग्लोबल डेटा, जैसा हमने पिछले बार देखा था कि ग्लोबल डेटा, अगर जिसने नहीं देखा है तो पिछले वाले वीडियो में जाके देख भी सकता है कि जो ग्लोबल डेटा है, देखिए लोकल डेटा होता है और ग्लोबल डेटा होता है। दो टाइप के डेटा को हम यूज करते हैं। लोकल डेटा की बात हम नहीं कर रहे हैं। लोकल डेटा को मॉडिफिकेशन तो केवल फंक्शन के अंदर ही हो सकता है, लेकिन ग्लोबल डेटा
का जो एक्सेसमेंट है वो फंक्शन के बाहर होता है और बाहर होने के कारण वो इजीली मॉडिफाई हो जाता है। और यही सबसे बड़ी हमारी डिसएडवांटेज है और सबसे बड़ा हमारा क्राइसिस है कि हमारे बिना पूछे अगर हमारा कोई डेटा अपडेट कर देता है तो इसका मतलब है कि हमारा पूरा प्रोग्रामिंग ही डिस्टर्ब हो जाएगा। तो जब पूरा प्रोग्राम डिस्टर्ब हो जाएगा तो हम ऐसे प्रोसीजर अप्रोच को क्यों यूज करें, क्यों नहीं हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की तरफ ध्यान दें। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में सबसे बड़ी चीज ये है कि इसमें जो डेटा का फ्लो है वो कंट्रोल्ड होता है और कंट्रोल होने से सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि वो इजीली मॉडिफाई आउटसाइड द फंक्शन नहीं हो सकता है। तो ये चीज को मैं आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप भी समझिए इस बात को कि दो इम्पोर्टेंट बात है जो कि प्रोसीजर ओरिएंटेड से हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की तरफ शिफ्ट होना पड़ेगा। पहला पहला क्या कारण है शिफ्ट होने का कि प्रोसीजर ओरिएंटेड अप्रोच में जो डेटा सबसे इम्पोर्टेंट हार्ट होता है प्रोग्राम का डेटा फ्लो वो फ्रीली अराउंड द सिस्टम होता है और वो इजीली मॉडिफाई हो सकता है आउटसाइड द फंक्शन से। तो मेरे ख्याल से अब ये बात सबको क्लियर हो गई है कि हमारे प्रोसीजर ओरिएंटेड में ऐसी क्या दिक्कत हो रही है जो कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की तरफ जाना चाहते हैं। ठीक है, तो हैंस देयर इज नीड ऑफ प्रोटेक्शन ऑन फ्रीली डेटा फ्लो। तो यहाँ पे देखिए आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ कि देयर इज ए नीड ऑफ प्रोटेक्शन। ये चीज को अगर आप समझना चाह रहे हैं तो मान लीजिए कि आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्लियर हो गया। हैंस देयर इज नीड ऑफ प्रोटेक्शन, हमें किस चीज को प्रोटेक्ट करना है, हमें प्रोटेक्ट करना है जो डेटा हमारा फ्लो हो रहा है। देखिए डेटा को फ्लो आप रोक नहीं सकते हैं लेकिन डेटा के फ्लो को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, यानी कि उसे हम आउटसाइड द फंक्शन ले जाने की जरूरत नहीं करेंगे और उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो देयर इज ए नीड ऑफ प्रोटेक्शन, साफ साफ लिखा है देखिए यहाँ पे कि देयर इज ए नीड ऑफ प्रोटेक्शन ऑन फ्रीली डेटा फ्लो। हमको अपने फ्रीली डेटा फ्लो को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, इसको डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा। जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है तो फ्रीली मूव नहीं करना है, ठीक है ना। एग्जाम्पल समझ में आ गया। एग्जाम्पल ये कहलाता है कि जो आपका डेटा है वो फ्रीली मूव नहीं होना चाहिए। एंड व्हाट एंड प्रोटेक्ट, ठीक है ना, एंड प्रोटेक्ट data from accidental modification from outside function and protect data। ठीक है ना, ये देखिए ये चीज को मैं आपको बता रहा हूँ, दो चीजें हैं। प्रोटेक्ट डेटा क्यों भाई, जो कि एक्सीडेंटल मॉडिफिकेशन फ्रॉम आउटसाइड द फंक्शन, बिल्कुल इसको उस तरीके से समझ लीजिए लॉकडाउन जैसी बात। अगर आप फ्रीली बाहर मूव होते हैं, अगर हम आज के डेट में फ्रीली मूव होते हैं जबकि कड़ाई से लॉकडाउन फॉलो कर रहे हैं, और अगर हम फ्रीली मूव होंगे बिना काम के घर से बाहर निकलेंगे तो एक्सीडेंटल हम मॉडिफिकेशन हो जाएंगे, मॉडिफाई हो जाएंगे और हमारे अंदर कोरोना वायरस आ जाएगा। ये क्लियर समझ लीजिए सब लोग। अगर ये नहीं समझ पाएंगे तो मेरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी आप नहीं समझ। तो मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को इस कोरोना वायरस से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इसे आप फ्रीली मूव ना होने दें। तो देयर इज ए नीड ऑफ प्रोटेक्शन। तो प्रोटेक्शन कैसे करेंगे, हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के थ्रू करेंगे। तो ये दो पॉइंट सबको क्लियर आ गए हैं मेरे ख्याल से। तो जल्दी से हैंड राइज करें जिसको भी समझ में आया ये, क्योंकि देखिए यही एक मोटिवेशन है हमें आगे बढ़ने के लिए। अगर ये मोटिवेशन
हाँ, अक्षत को समझ में आ रहा है, गुड, वेरी गुड। आप सबको समझ में आना चाहिए, देखिए क्लियर बात है इसमें, ये बात को आप अगर समझ में आ जाए ना तो आप समझ के चलिए कि आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, देखिए प्रोग्रामिंग बनाने में मजा आना चाहिए, एंजॉय होना चाहिए, आपको एक मतलब हैप्पीनेस मिलना चाहिए। तो वो कब मिलेगा? जब आपके थॉट क्लियर हो जाएंगे। जब थॉट क्लियर होंगे ना तो आप प्रोग्रामिंग को एकदम से ऐसा बनाओगे जैसा कि किसी को जरूरत हो, उस तरीके का डिजायरनेस समझ में आने लगे। तो अब ध्यान से समझिए कंसेप्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। कंसेप्ट क्या कहलाएगा? देखिए अब कंसेप्ट को समझ लीजिए, ये थ्योरी है भाई। अभी तक हमने उसके वो चीज को समझा जो कि हमें मोटिवेट कर रहा है, हमें किसी चीज को मोटिवेशन चाहिए, हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन चाहिए कि हम क्यों पढ़ना चाहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो ये चीज अगर आप जहन में रख लेंगे तो मान के चलिए आपका 99% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और आप खुद पढ़ने लग जाओगे। देखिए मेरा पढ़ाने का मतलब केवल यही है कि आप मोटिवेट हो जाएं, आप किताब उठा ले, आप कंप्यूटर उठा ले और प्रोग्रामिंग करने बैठ जाएं और आप जैसा प्रोग्राम चाहते वैसा आप बना सके। ये मेरा आपका मोटिवेशन है। मैं चाहता हूं कि आप इस तरीके से चीज को यू टर्न लीजिए, मतलब आपको समझदारी आ जाना चाहिए कि हमें कहाँ पर जाना है। हम फ्रीली नहीं जाना चाहते हैं, हम बाइंड होके जाना चाहते हैं। तो अब थ्योरी को समझना चाहेंगे हम, देखिए ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरी को अगर हम समझना है तो देखिए किस तरीके से समझेंगे। तो इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो डेटा है इट इज ए ट्रीटेड एज क्रिटिकल एलिमेंट, इसको हम इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। देखिए दो ही चीजें होती हैं प्रोग्राम में, एक होता है एल्गोरिथम और एक होता है डेटा। कुछ लोग एल्गोरिथम बनाने को इम्पोर्टेंस देते हैं, कुछ लोग डेटा को इम्पोर्टेंस देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सी लैंग्वेज में क्या सीखा? सी लैंग्वेज में सीखा कि हम लॉजिक कैसे बनाएंगे, प्रोग्राम कैसे बनाएंगे, उसका हमने समझा। लेकिन वहां पे हमने डेटा को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया था। अब आज हम इम्पोर्टेंस देना चाह रहे हैं क्योंकि अब दोनों चीजें क्लियर हो गई। आपको प्रोग्रामिंग स्टाइल समझ में आ गई, प्रोग्रामिंग स्किल समझ में आ गई। अब आपको क्या करना है? आपको डेटा को इम्पोर्टेंस देना है। अब डेटा इम्पोर्टेंस दे दिए तो आपका दोनों काम कंप्लीट हो जाएगा और प्रोग्रामिंग में आप मास्टर बन जाएंगे। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, डेटा इज ट्रीटेड एज ए क्रिटिकल एलिमेंट। तो यहाँ पे हम डेटा को सबसे इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। तो डेटा इज ए ट्रीटेड एज ए क्रिटिकल एलिमेंट इन द प्रोग्राम डेवलपमेंट and there is a system in which data cannot flow freely around the program। तो बस ये चीज को आपको समझना है कि डेटा हमारा क्रिटिकल एलिमेंट है और डेटा जो है कैन नॉट फ्लो फ्रीली अराउंड द प्रोग्राम। अब इसी के लिए हमें पूरी क्या करना है? डिजाइनिंग करनी है। हमें इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ साथ क्या सीखना पड़ेगा? टेक्निक सीखने पड़ेगी कि डेटा को हम किस तरीके से उसके फ्लो को पूरे कंट्रोल में लेके काम कर ले हमारे प्रोग्राम डेवलपमेंट में। बस आपका इतना सा काम करना है, आपके पूरे प्रोग्राम क्लियर हो जाएगी। देखिए पहले ठोस चीजें हमें समझ में आ जानी चाहिए कि हम क्या चाहते हैं। तो हम ये चाहते हैं, तो एक्चुअली देखिए नेक्स्ट स्लाइड में लिखा है, एक्चुअली डेटा आर केप्ट मोर क्लोजली टू फंक्शन। तो सबसे पहली थ्योरी में क्या समझ में आना है कि जो डेटा है उसको हमें फंक्शन से चिपका के रखना पड़ेगा। डेटा आर केप्ट मोर क्लोजली टू द फंक्शन, फंक्शन से चिपका के रखेंगे तो सारा काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। एंड दैट ऑपरेट ऑन इट, मतलब उसको क्लोज तो रखना ही है, साथ ही साथ क्या करना है? उसे के ऑपरेट केवल उसी पर करना है जिसके लिए वो बनाया गया हो। हम दूसरे तरीके से नहीं बोलना चाहते। हम क्या बोलना चाहते हैं कि हमारा जो डेटा है हमारे फंक्शन से चिपक के रहेगा और वो हमारे फंक्शन को ही मॉडरेट करेगा। ठीक है ना, तो हमारा डेटा कभी भी डिस्टर्ब नहीं होगा।
एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम आउटसाइड द फंक्शन, है ना। तो इसे हम प्रोटेक्ट करेंगे आउटसाइड द फंक्शन भाई। और इसको प्रोटेक्ट करने से क्या फायदा होगा, टू मिनिमाइज एक्सीडेंटल मॉडिफिकेशन। तो हमारा जो डेटा है वो किसी भी तरीके से एक्सीडेंटल मॉडिफिकेशन नहीं हो पाएगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट बात को ही समझने के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को लाया गया है। थर्ड पॉइंट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अलाउज डीकम्पोजिशन। अब देखिए यहाँ पे, इट अलाउज व्हाट, डीकम्पोजिशन ऑफ प्रोग्राम। भाई प्रोग्राम को डिकम्पोज करा जाएगा इसके अंदर, और डिकम्पोज करा के हमें करना क्या है, डिकम्पोज करेंगे, छोटे छोटे एलिमेंट बन जाएंगे। अब भाई छोटे छोटे एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे, फंक्शन बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, फंक्शन बोलते हैं हमारे प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। हम यहाँ छोटे छोटे एलिमेंट जो इसमें डिवाइड कर रहे हैं, हम उसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट। हम क्या बोलेंगे उसको, ऑब्जेक्ट। तो डिकम्पोज ऑफ ए प्रोग्राम इनटू ए नंबर ऑफ इंटिटीज। ये भाई देखिए समझदारी की बात है कि हम अपने प्रोग्राम को इंटिटीज में डिवाइड करेंगे, और इसी इंटिटीज को क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं, इंस्टेड ऑफ फंक्शंस, इंस्टेड ऑफ फंक्शंस। अब इसको अगर आप समझ गए ना तो भाई ये पूरी कहानी समझ में आ गई है। तो हमारा जो प्रोग्राम है वो छोटे छोटे इंटिटीज में डिवाइड होगा, और उस इंटिटीज को क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट बोलेंगे, ना कि फंक्शन। ठीक है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि बाइंड करेंगे उसे, बाइंडिंग डेटा एंड फंक्शन अराउंड दिस ऑब्जेक्ट। बस भाई ये चीज अगर आपको समझ में आ गई ना तो क्लास पे मेरा पूरा मकसद कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। अगर ये चीज आपको बेटा समझ में आ गई कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। अब इस चीज को बस आपको समझना है। इसको मैं करूंगा क्या, वाइट, है ना, आपको दिखने के लिए वाइट। तो देखिए वाइट कर दिया मैंने, अब आपको दिखने लगेगा, हर चीज कलरफुल दिख रही है। और समझदारी से आपको काम लेना है। क्या काम लेना है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हम भाई प्रोग्राम को इतना छोटा बनाएंगे, उसके मॉड्यूल को, और जिसको हम बोलेंगे इंटिटी, और इसी को टेक्निकल नाम क्या दिया है, ऑब्जेक्ट इंस्टेड ऑफ फंक्शन दिया है। और इस ऑब्जेक्ट में हम डेटा को और फंक्शन को बाइंड कर लेंगे इस ऑब्जेक्ट के थ्रू। बस ये काम अगर आपने कर लिया किसी भी तरीके से, आपका पूरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ही समझ में आ गई। देखिए प्रोग्रामिंग करना बड़ी बात नहीं है, प्रोग्रामिंग के थॉट को पकड़ना बहुत बड़ी बात है। तो थॉट अगर आपने पकड़ लिया तो आपकी इंजीनियरिंग सफल हो गई। रट लिए अच्छे, आपने रात भर बैठ के प्रोग्राम, बिल्कुल रात भर प्रोग्राम नहीं बनाना है। अभी तो कोरोना का समय है, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाना है। ज्यादा अपने आप को शक्तियां बहुत बहुत संभाल के रखिए, क्योंकि कोरोना खुद ही लड़ रहा है आपके शरीर में, तो वो बहुत ज्यादा एनर्जी लेता है। तो ज्यादा आप कंप्यूटिंग टाइम ना दें, ये मेरा सबसे एडवाइस है। ठीक है। आप अपने ऊपर में आप देखिए ख्याल रखिए। अब आपको हो सकता है कि टीकाकरण भी, वैक्सीनेशन के लिए भी तैयार होना है, सब 18+ हैं। अब आप अपने आप की केयर के लिए खुद आप ही जिम्मेदार हो। आप किसी पर पॉइंट आउट मत करो कि इसने मेरा ध्यान नहीं दिया या ये मेरे को पूछ नहीं रहा है, ये बिल्कुल हिम्मत बोलिए। आप अपने ऊपर अपने आप को अब समझदारी से लीजिए। ठीक है। अब ये जो डायग्राम मैं आपको दिखा रहा हूँ भाई, ये डायग्राम अगर आप समझ गए ना तो मेरा आज का पढ़ाना बहुत सफल हो जाएगा। देखिए ध्यान से, बहुत अच्छी चीज आपको समझा रहे हैं। देखिए इसके अंदर में क्या लिखा है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा एंड फंक्शन इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। भाई दो ही चीजें तो हैं सारी दुनिया में, एक डेटा है और एक फंक्शन है, केवल दो चीजें तो हैं। अब इसको किस तरीके से हमें ऑर्गेनाइज करना है जिससे कि मेरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का थॉट कंप्लीट हो। तो देखिए
यहाँ पे मैंने छोटे छोटे एलिमेंट बनाए। ऑब्जेक्ट ए है, ऑब्जेक्ट बी है, ऑब्जेक्ट सी है। यहाँ पर देखो आपको मुख्य तौर पे क्या दिख रहा है, 3 इंपॉर्टेंट इंटिटी दिख रही हैं। इसको इंटिटी बोलेंगे जो रेक्टेंगल में बनी है। इस इंटिटी को मैंने नाम दिया है ऑब्जेक्ट ए, ऑब्जेक्ट बी, ऑब्जेक्ट सी, ये नाम दिया है। और इसमें देखिए हर इंटिटी में 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। पहला है डेटा जिसको बोलेंगे डेटा मेंबर, और दूसरा है फंक्शन जिसको बोलेंगे फंक्शन मेंबर। तो डेटा मेंबर और फंक्शन मेंबर फंक्शन, ठीक है ना, फंक्शन को मेंबर फंक्शन बोलेंगे, डेटा को डेटा मेंबर बोलेंगे। तो ये 2 चीजें सब में आपको दिख रही होंगी। देखिए डेटा फंक्शन, डेटा फंक्शन, डेटा फंक्शन। अब ये जो डेटा फंक्शन है ये अपने ऑब्जेक्ट में बाइंड हो गए हैं, इस ऑब्जेक्ट में बाइंड हो गए हैं। अब ध्यान से देखिए रेक्टेंगल में मैंने सबको बाइंड कर लिया है। अब ये लूजली नहीं हो रहे हैं। अब ये केवल है, देखिए सब में मैंने एक एरो भी लगाया है डेटा से फंक्शन की तरफ, डेटा से फंक्शन, डेटा से फंक्शन। ये एरो क्या समझ में आ रहा है, ये एरो बताने की कोशिश कर रहा है कि ये जो डेटा है केवल इसी फंक्शन के लिए है। ये डेटा किसी बाहर ऑब्जेक्ट बी के लिए या ये ऑब्जेक्ट ए का डेटा ऑब्जेक्ट सी के लिए नहीं है। अब इसको हमें कम्युनिकेट करना है। भाई ऑब्जेक्ट तो हमने बना लिए हैं लेकिन हमने पूरा प्रोटोकॉल भी बना लिया है। अब हमारी सफलता क्या है, कम्युनिकेट करना है बिल्कुल सिक्योर नेचर में। कम्युनिकेशन करना है सिक्योर नेचर में करना है। जैसे अभी कोरोना में मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो सिक्योर नेचर में कर रहा हूँ, ऑनलाइन बात कर रहा हूँ, ये सिक्योर नेचर हुआ। तो ये सिक्योर नेचर किससे काम करेगा, यहाँ देखिए एक एरो बना हुआ है और ये एरो देखिए दोनों तरफ एरो बने हैं। इसमें तो केवल एक ही एरो बना था, डेटा और फंक्शन के बीच में देखिए रिलेशन एक ही एरो है। इसको हम यूनी डायरेक्शन बोलते हैं। यूनी डायरेक्शन मतलब ये फंक्शन डेटा के ऊपर काम नहीं होगा, डेटा फंक्शन के ऊपर है, डेटा फंक्शन से रिलेट है, ठीक है। लेकिन ये आपका जो एरो है वो बाई डायरेक्शन है। बाई डायरेक्शन मतलब ये फंक्शन यहाँ से भी कम्युनिकेट करेगा ए से बी और बी से ए भी कम्युनिकेट होगा। तो ये बाई डायरेक्शनल कंसेप्ट आ गए। तो यूनी डायरेक्शन समझ में आ गया और बाई डायरेक्शन समझ में आ गया। अब इसमें देखिए ध्यान से कि अगर ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी से बात करना है तो वो फंक्शन टू फंक्शन बात होगा, डेटा को हम बीच में नहीं लाएंगे। अब फंक्शन से फंक्शन बात करने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास में मोबाइल है तो मैं आपसे बात कर सकता हूँ। अपन दोनों को बात करना है तो दोनों के बीच क्या होना चाहिए, हमारे पास मोबाइल होना चाहिए और मोबाइल में वो फंक्शंस होने चाहिए कि मैं आपको कॉल कर सकूं, आप रिसीव कर सको, आप मुझे बात कर सको, मैं उसे सुन सकूं, मैं बात करूं, आप सुन सको। इट इज नोन एज ए फंक्शंस। ये फंक्शंस अगर आपके पास हैं तो आपका डेटा काम का है। डेटा को ऑपरेट करने के लिए वो फंक्शन की जरूरत पड़ेगी। अगर फंक्शन हम बना लेते हैं तो हमारा डेटा लाइव हो सकता है, अदरवाइज मेरा डेटा कोई काम का नहीं है। तो हमें अपने फंक्शन के थ्रू इस डेटा को लाइव करना है और वो भी प्रोटेक्ट मोड में लाइव करना है कि मेरा डेटा कहीं पर भी चेंज नहीं हो सके। अब सपोज मैं आपको वीडियो बना के डालता हूँ तो वीडियो में अगर आप मेरे डेटा को चेंज कर देंगे तो फिर सबसे बड़ी दिक्कत ये होगी ना कि सारे लोगों को अलग चीज मिलने लगेगी। तो यहाँ पे हमें डेटा को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो जहां पर भी हम सर्वर में डालते हैं वो प्रोटेक्शन दे रहा है हमारे डेटा को और आपको कम्युनिकेट कर रहा है। तो ये इम्पोर्टेंट बात है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके से ही बनेगा। इसको माइंड में सेट कर लो, इसे बार बार चेंज नहीं करना है।
आपको एक चीज याद रखना है कि हमारा पूरा प्रोग्राम इस ऑब्जेक्ट के थ्रू होना है। तो हमारा प्रोग्राम ऑब्जेक्ट में डिवाइड होगा, इंटिटी में डिवाइड होगा, और यही रन टाइम इंटिटी कहलाती है। ऑब्जेक्ट क्या है? रन टाइम इंटिटी है। रन टाइम इंटिटी का मतलब ये रन टाइम में क्रिएट होगा और रन टाइम में ही डिस्ट्रॉय होगा। इट इज नोन एज ए योर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है? ऑब्जेक्ट के अंदर में अपने आप से क्रिएट होने की शक्ति है और अपने आप काम करने के बाद डिस्ट्रॉय होने की शक्ति है। ये भाई ध्यान से समझ लेना, क्योंकि ऑब्जेक्ट ही ये पूरे का पूरा खेल है हमारे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में। तो इसको अब ध्यान मत रख, इसको ध्यान रखना। तो सबसे पहले हमने क्लास बनाया, मैंने आपको लैब में समझा दिया था कि ऑब्जेक्ट बनाना है तो कैसे करोगे। हम क्लास बनाते हैं इसके लिए। ये जो हम पूरा का पूरा जो ब्लॉक बना रहे हैं ना, इसको हम क्लास बोलते हैं, और क्लास के ये ऑब्जेक्ट्स हैं। अगर ये ऑब्जेक्ट सब एक जैसे हैं तो एक क्लास के हैं, अगर ये अलग अलग क्लास के हैं तो ये ऑब्जेक्ट अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है ना। एरे किसको कहते हैं? एरे का मतलब क्या हुआ कि सिमिलर काइंड ऑफ डेटा, उसी तरीके की बात हो रही है। ये ऑब्जेक्ट एक भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। सपोज करिए कि ये ह्यूमन नेचर के ऑब्जेक्ट है, ये राम है, श्याम है, ये मनोज है। तो ये तीन जो ऑब्जेक्ट है ये एक ही क्लास, ह्यूमन क्लास के हो गए। तो ह्यूमन क्लास वाले एक दूसरे से बात करने में कोई दिक्कत नहीं है, उनके पास सिमिलर काइंड ऑफ फंक्शंस होते हैं। लेकिन सपोज करिए कि ऑब्जेक्ट ए आपका ह्यूमन है, लेकिन ऑब्जेक्ट बी आपका रॉबोट है। तो ह्यूमन और रॉबोट कैसे बात करेंगे? तो यहाँ पर ही तकलीफ है कि दोनों को कम्युनिकेट करने के लिए हमें इस तरीके के क्लेवर कम्युनिकेशन फंक्शंस बनाने पड़ेंगे कि ये एक नेचर का ऑब्जेक्ट दूसरे नेचर के ऑब्जेक्ट से काम कर सके। तो ये एक तरीकी है समझाने की कि ऑब्जेक्ट और क्लास क्या है। तो लेट दिस इज द कंसेप्ट। मेरे ख्याल से बहुत आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए, कोई अगर एक आध स्टूडेंट हैंड राइज कर दो भाई, मुझको मोटिवेट कर देना कि समझ में आ गया, तो अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो ये चीज को, चलिए ठीक है, एक आध बच्चे ने तो उठाया ही है, सभी बच्चे यहाँ उठा रहे हैं। करेक्ट करेक्ट, बहुत अच्छी बात है। तो इस चीज को भाई समझ लिए आप लोगों ने। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट बात को समझना चाह रहे हैं, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। जैसे हमने प्रोसीजर ओरिएंटेड की बात को समझा था, वैसे ही कुछ 8 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। इसको आपको समझना है। देखिए, सबसे पहली बात है कि हम किसको फोकस कर रहे हैं। इट इज फोर्स इज ऑन डेटा। डेटा के ऊपर फोर्स हो रहा है, रेदर देन प्रोसीजर। प्रोसीजर के ऊपर हम फोकस नहीं कर रहे हैं। दिस इज ए बिग डिफरेंस इन द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड द प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। हम किसको फोकस कर रहे हैं? डेटा को फोकस कर रहे हैं रेदर देन प्रोसीजर। तो इस डेटा का मतलब, फोर्स इज ऑन डेटा का मतलब है व्हाट, रेदर देन प्रोसीजर मतलब है हाउ। तो हम किसको फोकस कर रहे हैं? डेटा को फोकस कर रहे हैं। हम यहाँ पर हाउ का कंसेप्ट डेवलप नहीं कर रहे हैं। तो दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस। सेकेंड डिफरेंस देखिए, प्रोग्राम आर डिवाइडेड इनटू ऑब्जेक्ट्स। प्रोग्राम्स आर डिवाइडेड इनटू ऑब्जेक्ट्स रेदर देन फंक्शन। तो ये सेकेंड डिफरेंस हो गया, रेदर देन फंक्शन। प्रोग्राम को किस में डिवाइड करना है? ऑब्जेक्ट में डिवाइड करना है, रेदर देन फंक्शन। ठीक है। नाउ थर्ड, data structure are designed such that they characteristics as a object। डेटा स्ट्रक्चर इस तरीके से हम बना रहे हैं कि हमारा पूरा का पूरा जो कल्चर है वो ऑब्जेक्ट जैसा हो जाए। तो यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर क्या है? यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर है क्लास, CLASS, क्लास। डेटा स्ट्रक्चर का नाम क्या है? क्लास है। आप यहाँ चाहो तो क्लास लिख देते हैं, आपको याद रहेगा।
इट इज ए क्लास। डेटा स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पे क्लास है। आप क्लास बना रहे हो और ऐसा बना रहे हो कि वो ऑब्जेक्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दे सके। ठीक है, so this is third important characteristic. Third, function that operate on data of object are try together in a data structure। जो फंक्शन ऑपरेट होगा डेटा के ऊपर, है ना, फंक्शन ऑपरेट होगा डेटा के ऊपर आर ट्राई टूगेदर इन ए डेटा स्ट्रक्चर, इस डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर इसको बनाया गया है। फंक्शन जो भी होगा, आप जो भी फंक्शन बनाएंगे वो आपको ऑब्जेक्ट पर ही काम करेगा। नाउ डेटा इज हिडन, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में कि डेटा इज हिडन एंड कैन नॉट बी एक्सेस बाय एक्सटर्नल फंक्शन। ये बात अगर समझ में नहीं आ रही है तो भैया मेरे को 10 बार पूछ लेना। ये बात आपको क्लियर समझ में आनी चाहिए। डेटा इज हिडन, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम में डेटा हमारा हिडन होता है। हम इसे एक्सटर्नल फंक्शन को ओपनली सर्व नहीं करेंगे। अब वो कैसे करना है वो आप अपने को सीखना पड़ेगा ना। ऑब्जेक्ट में कम्युनिकेट, ऑब्जेक्ट आपका कम्युनिकेट कर सकता है, उसे अलाउ है काम कम्युनिकेट करने के लिए, लेकिन विद ईच अदर थ्रू फंक्शन ओनली, केवल फंक्शन के द्वारा ही वो कम्युनिकेट करेगा, उसके बिना नहीं कर पाएगा। ठीक है, न्यू डेटा एंड फंक्शन कैन इजीली एडेड, नए डेटा नए फंक्शन ऐड हो सकते हैं। जैसे आप लोग अभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सीख रहे हैं सेकंड सेम में, यू आर आल्सो ऑब्जेक्ट, है ना, आप अपने आप को भी ऑब्जेक्ट ही मानो और ऑब्जेक्ट ही कहो। यू आर द ऑब्जेक्ट ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन के हम ऑब्जेक्ट हैं। अब आप जो सीख रहे हो वो नई चीज सीख रहे हो, तो न्यू डेटा एंड न्यू फंक्शंस कैन बी इजीली एडेड व्हेनेवर नेसेसरी, जब हमें जरूरत पड़ेगी हम सीख लेते हैं। हमें सीखना है अभी सेकंड सेम में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, तो हम सीख सकते हैं और हम सीख रहे हैं। तो दिस न्यू डेटा एंड फंक्शन आर इजीली एडेड व्हेनेवर नेसेसरी, जब हमें जरूरत हो तब हम इसको सीख सकें। ये देखिए ऑब्जेक्ट की हम यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक समझ रहे हैं, यानी ये समझ रहे हैं कि भाई इसमें कौन कौन सी इतनी खास चीजें हैं। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, इट फॉलोज द बॉटम अप अप्रोच इन प्रोग्राम डिजाइन। ये क्या कर रहा है, देखिए आपको मैं ना बहुत अच्छे से है ना डिफरेंस समझा दिया हूँ कि इट फॉलोज बॉटम अप अप्रोच इन ए प्रोग्राम डिजाइन इंस्टेड ऑफ टॉप डाउन अप्रोच। भैया इसमें टॉप डाउन अप्रोच नहीं है, ये याद रखेंगे। इट फॉलोज द बॉटम अप अप्रोच। तो ये देखिए सारी चीजें आपको डिजाइन यहाँ पर क्लियर हो गई हैं। पहला है कि इट फोर्स ऑन डेटा रेदर देन द प्रोसीजर, प्रोग्राम डिवाइडेड इनटू ऑब्जेक्ट रेदर देन फंक्शन, डेटा स्ट्रक्चर आर डिजाइन टू कैरेक्टराइज द ऑब्जेक्ट, फंक्शन दैट ऑपरेट ऑन डेटा that are tried together in the data structure. Data is hidden, cannot be accessed by external function. Object may communicate with each other through function only. New data and function can easily added whenever necessary. Object-oriented programming follows bottom-up approach in a program design instead of top-down approach. तो भाई देखिए हमने इतनी बड़ी चीजें समझ ली हैं मेरे ख्याल से, है ना। बस एक लास्ट चीज मैं आपको पहले बता दूं, कल इसको मैं और अच्छे से समझाऊंगा। डिफाइन डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड बेसिक कंसेप्ट ऑफ ओओपी। केवल यहाँ पर हम मोटिवेट कर रहे हैं आपको ये चीज पढ़ने के लिए। ठीक है, आज शाम को, है ना, मैं अभी आपको एक क्विज दे दूंगा, आप उसको ओपन करके बना लीजिए सब लोग। और सभी से मेरा एडवाइस है जितने स्टूडेंट ज्वाइन हुए हैं वो
गूगल क्लासरूम ज्वाइन कर लें, सारी चीजें वहां पर व्यवस्थित आपको दी जा रही है, आप उसे पढ़ें, बार बार समझें। देखिए मेरा सबसे इम्पोर्टेंट वर्क है ट्रांसपेरेंसी। आपको जो चीज मैं समझा रहा हूँ वो क्लियर क्लियर आपको समझ में आना चाहिए, ये मेरा मोटिवेशन है। इसमें कोई भी बीच में हिडन नहीं है भाई, ये याद रखेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आज हम पढ़ लें और फिर बेसिक कंसेप्ट ऑफ ओओपी समझ लें। ये 8 होते हैं, बस ये आज का लास्ट टॉपिक है। आज आपने इतना कर लिया बस, तो हम नए वीक में एक नया थॉट लेके आपके साथ फिर ज्वाइन होंगे। तो देखिए डेफिनेशन कैसे बनाएंगे। इट इज एन अप्रोच, सबसे पहली बात है ये अप्रोच है। इट इज एन अप्रोच, इट इज ए मैथोलॉजी, इट इज ए ओरिएंटेशन, इट इज ए अप्रोच। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है, एक रास्ता है, एक वे है दैट प्रोवाइड, है ना, दैट प्रोवाइड मॉडलराइजिंग प्रोग्राम। आपके प्रोग्राम को मॉडलराइज करने के लिए एक ये तरीका है, एक प्रोवाइड से वे, है ना, प्रोवाइड से वे, एक वे को प्रोवाइड करता है। कौन सा, काहे के लिए भाई, प्रोग्राम को मॉडर्नाइजेशन करना है ना, बाय क्रिएटिंग पार्टीशन मेमोरी एरिया। अरे भाई बहुत अच्छा लिखा है यार, जिसने भी इसको लिखा होगा बहुत अच्छा लिखा है। वेरी मच हैप्पी टू अंडरस्टैंड दिस वन। देखिए मैं इतना अच्छे से समझ पा रहा हूँ और आपको भी अच्छे से ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे मेमोरी में पार्टीशन, देखिए ऑब्जेक्ट हम मेमोरी में रख रहे हैं, और ऑब्जेक्ट हम जब मेमोरी में रखेंगे तो मेमोरी हमारी दो पार्ट में बढ़ जाएगी इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। बाय क्रिएटिंग पार्टीशन मेमोरी एरिया, है ना, पार्टीशन मेमोरी एरिया, है ना, इसको भी इसको इसी कलर में रखेंगे। फॉर बोथ डेटा एंड फंक्शन, इन दोनों के लिए हमको दो एरिया मिल जाएगा। जैसे ऊपर हमने रेक्टेंगल बॉक्स में देखा था कि हमारे पास डेटा आ जाएगा और फंक्शन आ जाएगा, ठीक है ना, तो ये आपको मिलने लगेगा। एंड दैट कैन बी यूज्ड एज ए टेम्पलेट, दैट कैन बी यूज्ड एज ए टेम्पलेट, उसको टेम्पलेट के तरीके से यूज होता है फॉर क्रिएटिंग कॉपीज ऑफ सच मॉड्यूल्स ऑन डिमांड। हमने ऑब्जेक्ट ए बनाया, फिर हमने ऑब्जेक्ट बी बनाया, फिर हमने सी बनाया, तो हमारे ऑब्जेक्ट वहां पे कॉपी होने लगे। उसमें डेटा बदल सकता है लेकिन सब में फंक्शन एक जैसे होंगे। हम सपोज राम श्याम घनश्याम की बात कर रहे हैं, तो राम श्याम घनश्याम में डेटा अलग होंगे, डेटा अलग होंगे, यानी आपका जो भी मैनिपुलेशन करने का तरीका का जो डेटा है वो अलग है, लेकिन आप सब में हमारे इंपॉर्टेंट फंक्शन सेम रहेंगे। जैसे आप बोल सकते हो, मैं बोल सकता हूँ, आप सब बोल सकते हैं, मैं सुना सकता हूँ, आप सुन सकते हैं, मैं भी सुन सकता हूँ। तो ये जो कल्चर है फंक्शंस का वो सब में एक रहता है। तो बस अब इतना ध्यान से समझ लो कि इट इज एन अप्रोच, ये अप्रोच है दैट प्रोवाइड ए वे ऑफ मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम बाय क्रिएटिंग पार्टीशन मेमोरी। एक डेटा मेमोरी होगा, एक फंक्शन के लिए मेमोरी हो जाएगा, और दैट कैन बी यूज्ड एज ए टेम्पलेट फॉर क्रिएटिंग कॉपीज ऑफ सच मॉड्यूल्स ऑन डिमांड। ठीक है, बस इस चीज को अगर आप समझ लिए ना तो आपका काम बहुत कंप्लीट हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि भाई मैंने एक एरिया बनाया है, इस एरिया को मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि दिस इज द फर्स्ट एरिया, है ना, इट इज ए फर्स्ट एरिया। अब सेकंड एरिया बना लेते हैं, तो इट इज ए सेकंड एरिया, ये सेकंड एरिया आ गया आपके लिए। अब अपन थर्ड एरिया बना लेते हैं। अब इसमें थर्ड एरिया, तो थर्ड एरिया आपका, ओके, तो ये तीन एरिया आपके पास आ गए। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या बनेगा, आपका क्लास का नाम बन जाएगा, ठीक है ना, इट इज ए क्लास नेम, क्लास का नाम आ गया। सेकंड एरिया क्या बनेगा आपका, दैट विल बी द योर डेटा मेंबर, इट इज ए डेटा मेंबर। और यहाँ क्या आ जाएगा भाई, यहाँ आ जाएगा मेंबर
फंक्शन। तो 3 एरिया बन गया आपके पास, ठीक है ना। तो ये मेमोरी में भी इस तरीके का मतलब बन सकता है। अब इसके अंदर में राम ये सपोज करिए कि किसी एक क्लास नेम किसका है, ये क्लास, ये ह्यूमन नेचर, ठीक है ना, इट इज ए ह्यूमन नेचर का क्लास है ये। तो इसके डेटा क्या बनेंगे, इसके ऑब्जेक्ट बनने लगेंगे भाई, है ना। तो देखिए मैं ट्राई कर रहा हूँ कुछ समझाने के लिए, आप लोग जरूर समझ जाओगे। तो लेट वी हैव ए 3 ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा 3 ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं, ठीक है। अब ये जो 3 ऑब्जेक्ट है ना भाई, ये ह्यूमन के ऑब्जेक्ट हो गए। तो जब ह्यूमन के ऑब्जेक्ट हो गए तो एक हो गया आपका राम, ठीक है ना, एक राम हो गया भाई, है ना। तो ऐसा कर लो। फिर यहाँ पर क्या हो गया, श्री, ये श्री हो गया, राम श्री हो गया। यहाँ पर आप छोटा सा एक और बना दो भाई, ओम, ठीक है ना, राम श्री ओम, है ना। हरि भी कर सकते हो, हरि कर दे रहा है, राम श्री हरि कर दे, ठीक है। अब ये 3 जो है आपके ऑब्जेक्ट बन गए हैं। अब ये ऑब्जेक्ट को हम किस तरीके से करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को हम इस तरीके से एरो बना देंगे। तो ये पहला एरो बन गया ऑब्जेक्ट। फिर दूसरा ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, है ना। यहाँ दूसरा ऑब्जेक्ट बन जाएगा, दूसरा ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। अब तीसरा ऑब्जेक्ट बनाना है, तो तीसरा ऑब्जेक्ट बना लेंगे, ये 3 ऑब्जेक्ट बन गए आपके, ठीक है। तो ये 3 ऑब्जेक्ट इस क्लास के बन गए हैं। अब इसमें क्या है, डेटा सबके लिए अलग अलग रहेगा, मेंबर फंक्शन सबके एक रहेंगे, क्योंकि सबके पास एक जैसा कल्चर है, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब देखिए बेसिक कंसेप्ट ऑफ ओओपी, बस केवल मैं नाम आपको बोलूंगा और कुछ भी आगे नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है ना। केवल नाम ही आपके लिए बोलूंगा मैं, है ना। तो यहाँ पे एक मुझे नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, मैसेज भी आ जाना चाहिए था, मैसेज आ जाना चाहिए था। चलिए ठीक है, मैसेज एक नीचे पड़ा हुआ है, मैसेज भी आ जाएगा आपकी, ठीक है, नीचे से बता दूंगा, ओके। तो देखिए बेसिक कंसेप्ट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के क्या क्या है, यहाँ पर देखिए सबसे पहला है ऑब्जेक्ट, है ना। इसका पहला एलिमेंट है ऑब्जेक्ट होता है, दूसरा एलिमेंट क्लास होता है, तीसरा एलिमेंट डेटा एब्स्ट्रैक्शन होता है, चौथा आपका होता है डेटा इनकैप्सुलेशन, ठीक है ना। अब इसको ध्यान से भैया आप लोग खोज लेना सब, है ना। तो ये हो गए डेटा इनकैप्सुलेशन। एक इनहेरिटेंस होता है, पॉलीमॉर्फिज्म होता है, डायनेमिक बाइंडिंग होती है, और 8वां होता है मैसेज पासिंग होता है। तो ये टोटल भाई 8 होते हैं आपके बेसिक का एलिमेंट और कंसेप्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इसको भूलेंगे नहीं। तो पहला ऑब्जेक्ट, दूसरा क्लास, तीसरा डेटा एब्स्ट्रैक्शन, चौथा डेटा इनकैप्सुलेशन, पांचवा इनहेरिटेंस, छठा पॉलीमॉर्फिज्म, और सातवां डायनेमिक बाइंडिंग, और आठवां मैसेज पासिंग। तो आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ ली है। आगे कल की क्लास में ये 8 इंपॉर्टेंट एलिमेंट को मैं अच्छे से और ब्रीफ करूंगा, ठीक है, इन द नेक्स्ट। थैंक यू टू ऑल।